7 जून। तो अपना हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 7 जून का। तो फ्रंट पेपर जो न्यूज़ है रिलेटेड टू द आपका पंजाब, तमिलनाडु, केरला ने टॉप किया एजुकेशन इंडेक्स में। एंड एजुकेशन इंडेक्स में जो टॉप किया है, जिसमें से 90% स्कोर किया है, मतलब अब का स्कोर किया है, मतलब ऑल स्कोर जो हायर देन 90% में। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला है, ग्रेडिंग इंडेक्स इसको नाम दिया गया, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20। ठीक, किसने निकाला? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करती थी उसने ये निकाला है। तो उसमें जो गुजरात में है, जो टॉप कर रहा था, वो अब उसकी रैंक थोड़ा नीचे चली गई है। ठीक है ना, सेकंड रैंक से 8th रैंक पे गुजरात आ गया, बट टॉप किसने किया? पंजाब, आपका तमिलनाडु और केरला ने। अभी देख सकते हैं रेड वाला रीजन है, बहुत परफॉर्मेंस बेकार है। लद्दाख है जो जम्मू से अलग हुआ, उसकी परफॉर्मेंस बेकार है। उसके जो ग्रीन वाला है, कितना स्कोर किया 1000 में से? 929। फिर 900 से जो अबव वाले हैं वो 3 ही है, आपको देख सकते हैं कि। और भी बिहार का सबसे कम किसका है, आपको ही कमेंट में बताना है। सबसे कम इधर का लद्दाख का ही होगा। लद्दाख का, फिर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल का, फिर मेघालय का, इधर इधर आपका ये क्या नाम, त्रिपुरा का। ठीक है ना, मिजो, त्रिपुरा, मणिपुर इधर का। तो ये सारे यही है, मणिपुर का भी है, ये मणिपुर है, इसमें मैंने मार्क किया। त्रिपुरा ये है, सॉरी। तो इन सब का कम है, तो आप देख सकते हैं 2 साउथ की और 1 नॉर्थ में से कौन सी है, वो पंजाब ने टॉप किया है इस वाले इंडेक्स में। आपको याद रखना है इसमें क्या देखा जाता है, इसमें लर्निंग आउटकम कैसा है, एसएस क्या मतलब ये, इक्विटी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, फैसिलिटी कितनी है, गवर्नेंस कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है प्रोसेस को, इन सबको चेक किया जाता है। 1000 मार्क्स के किया जाता है। तो आप देख सकते हो 769 से सीधा 769, मतलब बिहार के बराबर के इसके आसपास था, सीधा जम कर गया 929 पे। तो आपको कमेंट में बताना है कि कैसे मतलब चीज़ें इतनी स्पीडली चल रही हैं। तो गुजरात बहुत नीचे चला गया, ये देखा गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने, वो उसने भी मतलब उसका भी स्कोर डाउन गया। लद्दाख का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है और 545 पे आता है। तो आपको याद क्या रखना है, जो आपका परफॉर्मेंस, मतलब कि जो आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो इंडेक्स है, वो कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालते हैं। टॉप किसने किया है? अब वो किया है पंजाब ने। तो ये सारी चीज़। अब एक एंटीबॉडी, मतलब इन्होंने क्या किया, 1000 डॉक्टर को, मतलब नियर अबाउट 4-5 हज़ार डॉक्टर को पकड़ा, 515 हेल्थ केयर वर्कर को पकड़ा, और उनको जो वैक्सीन दी गई थी, दोनों वैक्सीन लग गई हैं उनके। तो उनको ट्रायल किया गया, पाया गया जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मतलब कोविशील्ड में ज़्यादा बनती है इन कम्पेयर टू कोवैक्सीन। ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वो इनकी थॉट है। फिर न्यू रूल ओनली टू चेक द मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया, मतलब जो मिसयूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, या फिर सोशल मीडिया हैरस करती है लोगों का चीज़ों को दिखाने के लिए, उस चीज़ के लिए बने हैं न्यू रूल। जो आईटी रूल्स 2021 आया, रूल्स एंड रेगुलेशन जो 2021 आया आईटी वाली, वो उस चीज़ के लिए बने हैं कि आप एड्रेस कर पाएँ जो आपकी ग्रेवियंस है, जो आप शिकायत करते हैं वो ग्रीवियंस। में थोड़ा आपको बता दूँ, इसमें 3 टायर सिस्टम है। एक तो मतलब वो जो ऐप होगा, पोर्टल होगा, वही रजिस्टर्ड करेगा कंप्लेन। अगर वो नहीं करता, ऊपर की एक कमेटी होगी वो देखेगी, अगर वो नहीं करती तो मिनिस्ट्री देखेगी, जो मिनिस्ट्री के पास लिंकिंग कमेटी होगी। तो 3 टायर सिस्टम है। सेकेंड थिंग बात, एक इसका कमिश्नर होगा जो मतलब आपको कॉपरेट करेगा मिनिस्ट्री के साथ अगर कोई कंप्लेन ऐसी आती है। एक इसका नोडल ऑफिसर होगा जो चेक करेगा जो आप कंप्लेन करते हो उसको। तो और ये दोनों जो रेसिडेंट्स होना चाहिए इनका, इंडिया के अंदर होने चाहिए, ये भी है। एक तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कोई भी कंटेंट है वो आपको दिखाते हैं, वो बिना आपसे एज वेरिफिकेशन या एज सर्टिफिकेशन नहीं रहता है। तो वो सर्टिफिकेशन को सेल्फ सर्टिफिकेशन करना होगा। वो कैसे कि अंडर 13 देख सकते हैं, अंडर 13+ वाले देख सकते हैं, 18+ वाले इसको देख सकते हैं, या ये एडल्ट है A+ वाले देख सकते हैं। तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन करेंगे चीज़ों का, अगर नहीं करेंगे तो उन पर कुछ भी, जो भी आईटी रूल्स के अगेंस्ट जो भी चीज़ आती है वो उन पर जुर्माना लग सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं अपनी रिलेटेड टू, आगे चलते हैं। नो इन्फिल्ट्रेशन, मतलब अभी क्या है, एलओसी पे कोई इन्फिल्ट्रेशन, मतलब लड़ाई आपस में सीज फायर का उल्लंघन करते थे, वो देखा नहीं गया। 100 दिन हो गए हैं आसपास। ये वो जब से वो डीजीएमओ की बात हुई थी दोनों पाकिस्तान के और इंडिया के साथ में बैठ के। अब देखो पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, इसमें हम ही नहीं, मतलब इवन द टेररिस्ट, इवन द ट्राइबल, ये सब इसमें प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ठीक है ना, तो वो भी एक हो सकता है रीज़न, कोविड की वजह से कोई एक्टिव ना हो, उस वजह से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, रिलेटेड आती है रेड फ्लैग ऑन द ट्रायल ऑफ द वायरस। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, कौन सी लेबोरेटरी से निकला, कहाँ से गया, क्या था, क्या हुआ, कहाँ पैदा हुआ, क्योंकि जो रिसर्च ही नहीं ढूंढ पा रही है ये चीज़ें, तो हम इस एडिटोरियल पढ़ के हम क्या उसमें से कंक्लूजन बाहर निकालेंगे, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है मीडिया एंड द सिडिशन। सिडिशन क्या है? एक सिडिशन चार्ज अंग्रेजों के टाइम से चलता रहा, आज रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। 1-2 दिन पहले भी बताया था, उससे पहले भी बताया था। तो वो आप जाके उस वीडियो से पढ़ लेना। अगर आपको देखना है ना कौन सा टॉपिक मैंने वीडियो में पढ़ा है, तो उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो सॉरी
वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि मैंने ये टॉपिक आज कवर किया है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। सेक्शन 124 में अंदर में ये आता है आईपीसी के, उसे सिडिशन बोलते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम से लगाया गया है। और आपको कमेंट में बताना फर्स्ट टाइम ये किस पे लगाया गया था। प्री इंडिपेंडेंट मतलब कि आज़ादी के टाइम पे ये पहली बार लगा था। क्यों लगा? ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे जो जर्नलिस्ट होते थे उस टाइम पे, जो वरना जो प्रेस होती थी वो गवर्नमेंट के खिलाफ लिखती थी। इवन गांधी, उन्होंने यंग इंडिया उनका न्यूज़पेपर आता था, उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने कुछ उसमें लिखा था, तो उनके ऊपर भी वो भी सिडिशन में 1921 में वो भी जेल में गए थे। तो वही है कि प्रेस करने अब तक ही चलता आ रहा है। जो गवर्नमेंट इसको लेके आई थी, यूके जो गवर्नमेंट लेके आई थी, इंग्लैंड जो इसे लेके बनाया था, उन्होंने ये क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, पर इंडिया में अभी भी इसको यूज़ किया जा रहा है। अभी जो विनोद दुआ थे, आप सर्च सर्च करके देखना, आप शायद पहचान जाए उन्हें। तो उनके ऊपर ये लगाया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया कि गलत चीज़ ऐसे आप नहीं लगा सकते। उन्होंने केदारनाथ केस 1962 में होता उसका बात बोली। तो केदारनाथ केस में क्या बोला गया था, अगर कोई भी स्पीच या कोई भी स्लोगन या कुछ भी, अगर वो लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, अगर वो वायलेंस क्रिएट करती है, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करती है, सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उस स्पीच की वजह से होती है, तो ही आप ये सिडिशन चार्ज लगा सकते हैं। अन्यथा ये सिडिशन चार्ज आप अप्लाई नहीं करेंगे। ये उल्लंघन है किस चीज़ का, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, ये नीचे इसमें दे रखा है। तो यही सारी बात है कि मतलब कि जो बताएंगे वॉयलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, अगर चीज़ों में बढ़ रहा है तो ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोल पाए कोई, गवर्नमेंट के मतलब डिसलाइक ना करे, ये सब चीज़ ना करे, उस चीज़ की कहीं ना कहीं सही भी है। जैसे जो आपकी मतलब कि इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक टेररिज्म, ऑनलाइन बहुत चलता है उस चीज़ों का, फिर ऐसी स्पीच होती हैं जो फेक होती हैं, फिर पोर्नोग्राफी, इन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए ऐसे चार्ज, ऐसे सिडिशन चार्ज लगाए जाते हैं। पर इन सब चीज़ के लिए आपके पास और भी बहुत सारे एक्ट हैं। आईटी एक्ट ही आपके पास 2002 है, उसके अंदर भी ऐसा लिखा गया है कि आप नहीं लगा सकते अगर ऐसी चीज़ कंटेंट नहीं डालेंगे। पर आप इसका मिसयूज़ करते हैं, कई बार इसका बहुत बार मिसयूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया, द टू रीजन द सेक्शन 124 रिमेन ऑन द मतलब की स्टेट्यू बुक। पावर जो पॉलिटिकल फिगर है, पावरफुल पॉलिटिकल फिगर है, वो उसको उसको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, उसको स्टेक डाउन करना, ठीक है। कोई जर्नलिस्ट ने उसे क्रिटिसाइज़ किया, सही क्रिटिसाइज़ किया, तो डेमोक्रेसी में वी हैव राइट, हमें क्रिटिसाइज़ करने का राइट है इन द डेमोक्रेसी। तो उसमें हमें मतलब पावर मिलती है। ये देखो, क्रिटिसाइज़ करना ही डेमोक्रेसी की पावर है। अगर आप वही पावर आप ख़त्म कर दो तो किस बात की वो डेमोक्रेसी रहेगी। तो वही सारी चीज़ें कि आपके पास पावर होती हैं, आपके पास चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मीडिया फ्रीडम है, आपके पास सब कुछ फ्रीडम है। इवन मीडिया को बोला जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट तो आपके लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, और कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी कई बार बोला है कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और आज के टाइम में मीडिया इज़ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुका है। इवन ट्विटर आप देख लो, इवन फेसबुक देख लो, सोशल मीडिया। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्ट है इस पर एक बार विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया जो सिडिशन मतलब सिडिशन गिव ए होप टू लॉ विल बी री एग्जामाइन, उसे री एग्जामाइन से किया जाए, चीज़ों का चेक किया जाए जो उस लॉ के अंदर गलतियाँ होती हैं, ये चीज़ होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हेट स्पीच। ये एक वेग टर्म है, इसके कोई डिफाइन नहीं है कि हेट स्पीच ये होती है, कुछ भी बोल सकते हैं हेट स्पीच। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा आर्टिकल आता है, वो आता है आपका डिमिनिशिंग ऑप्शन। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट, अभी क्या हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, कल मैंने पूरा विस्तार में पढ़ाया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 उसमें गवर्नमेंट के होते हैं। जो गवर्नमेंट के होते हैं वो भी एक सर्च कम सेलेक्टिंग कमेटी उन्हें भेजती है। उस सर्च एंड सेलेक्टिंग कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, वो सर्च करके 3 मेंबरों के ऊपर भेजते हैं। 4 या 5 साल के लिए बनते हैं, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। कल मैंने सब बताया था, तो पूरी बताई थी किस आरबीआई एक्ट 1934 से ये कमेटी बनी हुई है, उससे पावर मिली है, ठीक है। ये सारी जो मॉनेटरी टूल होते हैं, क्वान्टिटेटिव टूल्स होते हैं, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, उसके ऊपर फिर SLR CRR, उनके रेट डिसाइड करते हैं कितना आपको रखना है। तो यूजुअली एक साल में मतलब कि 4 बार ये बैठती है, 6 बार सॉरी, 2 महीने में एक बार इस कमेटी को मतलब बैठती है, जो डिसाइडेड करती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करनी है, रेपो रेट क्या रखना है। तो उन्होंने मतलब अभी ये बैठी है कंटिन्यूसली कंजिक्यूटिवली, मतलब ये कई साल से क्या कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं रेपो रेट में। और जो मैंने आपको बताया था कौन सा स्टैंड होता है, एक आपका इन्होंने एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ रखा हुआ है, यानी कि कुछ लूज़ करो, मार्केट को पैसा दो, तो अपना रेपो रेट को थोड़ा कम रखो, मार्केट को पैसा जाने दो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। कल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, कल या परसों में आप जाके देख लेना, तो आज रिपीट नहीं करेंगे। तो उसी के बारे में दिया है, जो बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है लेफ्ट ए बेंचमार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट अनचेंज। 6 जो स्टेट मीटिंग हुई है 6 टाइम से, बोला ना मैंने,
छठी बार तक इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, तो वही सारी इसमें बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है प्री के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके अंदर कैसे मेंबर होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद कितने गवर्नमेंट कैसे चुन के आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट भी है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल, बिहेवियरल चेंज कैन रिड्यूस द ट्रांसमिशन। जो आपका बिहेवियर है ना, अगर आपने ये चेंज किया तो आप जो ट्रांसमिशन हो रहा है कोविड का, इसको रोक सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर से, मतलब सैनिटाइज नहीं तो उस साबुन से अपने हाथ को बार बार धोएं, डिस्टेंसिंग क्रिएट के रखें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, उसको मेंटेन करके रखें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। और अनावश्यक रूप में बाजार में ना जाएं, मतलब कि अननेसेसरी आप मार्केट में कोई मूवमेंट ना करें, ज़्यादा ही ज़रूरत है तो ही बाजार में जाए। और प्लीज़ बचने की कोशिश करें वो भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से, मार्केटिंग शॉपिंग एक शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये सारी जो सिचुएशन है ये लॉन्ग टाइम नहीं रहने वाली है, एक शॉर्ट टाइम रहेगी, तो उस सब चीज़ों से बचें। तो यही एक है कि जो आपका बिहेवियर चेंज है वो आपको लाना होगा, ठीक है ना। यही एक डीप रूटेड मेथड यही है, बिहेवियर चेंज। वैक्सीनेशन लगवाएं, जो वैक्सीनेशन के ऊपर भ्रम पैदा किया है लोगों ने उसको बाहर निकालें, जो भी मतलब कि चीज़ें हैं वो करें। और जो स्विंग पॉपुलेशन है, स्विंग पॉपुलेशन क्या होती है, उसको जैसे बता दो वो वैसे ही मान लेती है। उस पॉपुलेशन को एक मतलब पॉजिटिव चीज़ बताएं कि इस वैक्सीनेशन अच्छा होता है, ऐसे आप यूज़ करो। तो इसमें कुछ यही चीज़ें बताई गई हैं कि आपको कैसे करना है, कि मेडिकल साइंस ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करके और उसके वैक्सीनेशन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन देके, क्योंकि इससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, क्योंकि अभी तक इंडिया में नहीं डेवलप हुई है। उसको डेवलप होने से देखो, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, 4 लोग हैं, अगर एक को कोरोना है तो उसके फैलने की क्षमता ज़्यादा है ना, 3 को जा सकता है कोरोना, ठीक है, इसको हो सकता है या फिर इससे इसको हो सकता है, तो ये फैलने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर 3 को कोरोना है, मतलब 3 को ठीक हो गया, मतलब 3 का एंटीबॉडी है, ठीक है, एक को कोरोना है, ठीक है, तो उससे नहीं जा सकता किसी को, क्योंकि इन सबके पास एंटीबॉडी है ना, होके ऑलरेडी खत्म हो गया है। तो ये है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी जब ज़्यादा लोग ऐसे हो जाएंगे कि 80 to 90% लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको ऑलरेडी होके निकल गया, जिनके एंटीबॉडी है, तो फिर मतलब बहुत इसको पकड़ में आ जाएगा वायरस ही। तो वो सब चीज़ के लिए आपको वैक्सीन लगवानी होगी, एंटीबॉडी डेवलप करनी होगी अपने अंदर। तो इसमें कुछ बिहेवियर चेंज और स्ट्रेटेजिक अप्रोच बताई है कि आपको एक तो बिहेवियरल डाटा होना चाहिए आपके पास, स्ट्रेटेजिक अप्रोच होनी चाहिए, रिसोर्सेज होनी चाहिए आपके पास, आपको इस वायरस को रोकने के लिए। तो ये कुछ स्टेप बताते हैं, ठीक है ना। पहला स्टेप इन्होंने यही बताया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी बीमारी हो चीज़ों की, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे, जैसे मास्क लगाने से क्या होता है, ऐसे रुक जाती है बीमारी, कम हो जाती है, कि आपको 50 या 60% चांसेस ऐसे ना होने नहीं होने की। तो पहले आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, मास्क से क्या असर होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। उसके बाद जो सेकंड चीज़ बताते हैं, नोट एवरीवन हैज़ द सेम इन्फॉर्मेशन नीडेड, ठीक है ना। सम डज बिलीव दैट मार्क्स प्रेजेंट ए कोविड-19 इन्फेक्शन वेयर इज सम नोन एज द एग्री टू द मार्क्स प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, कुछ को ये पता है नहीं है। तो सबके पास जो नॉलेज है, एक सिमिलर नॉलेज है, उसके पास इक्वल नॉलेज है, वो कैसे होगी, सोशल मीडिया से, टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से, और जो लोकल हेल्थ वर्कर है वो अपनी सोसाइटी में आसपास बताए। पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स, मतलब कि पॉजिटिव वे में आपको चीज़ों को डेवलप करना है, जो सोशल नॉर्म्स है आपको भी जाके हेल्प करनी होगी, कम्युनिटी में मतलब आपको जाके बताना होगा चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो स्टेप बता रहे हैं, वी नीड टू इन्फोर्स द करेक्ट, मतलब कि कैसे करेक्टली इसे वियर करें। प्रॉपर्ली आप मास्क नहीं लगाते, बस लगा लिया नाम चार के लिए, हाँ ये मास्क है, और प्रॉपर्ली आपको बताना होगा कैसे करेक्ट किया जाए। और मतलब कि आपको एक लीडरशिप रोल निभाना होगा, अपने आसपास लीडर बन के एक रोल, ऐसे नहीं लीडरशिप वो नहीं कि आप बिल्कुल लीडर बन जाए, मतलब नेपोलियन की तरह, किसी की तरह, ऐसे लीडर नहीं, मतलब आपकी लीडरशिप रोल, आपका अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम चलाना होगा। तो वो एक लीडर ही होता है जो अवेयर करता है चीज़ों के बारे में हर लेवल पे, कि आपको एक पॉजिटिव ये इफेक्ट है, नेगेटिव ये रोल है इस चीज़ का। तो उससे लोगों को क्या होता है, सोच के बिहेव, एटलीस्ट उसके दिमाग में कोई बात जाती है और सोचता है। और जो लास्ट 7 बताइए, वी नीड इट्स रिस्पॉन्सिबल मीडिया। जो मीडिया आपको दिखाती है चीज़ें, थ्रेटिंग चीज़ें दिखाती है, जो फियर बताती है, ये मर गया, ये हो गया, ये हो गया, फंगल ऐसे करके हो जाएगा, तो उस चीज़ से आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो प्रेजेंटेशन उसे एक पॉजिटिव वे में दिखाना होगा, लोगों की हेल्प करनी होगी। तो उन सब चीज़ों को देख के, ये सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, अगर ये बिहेवियर चेंज सोसाइटी के अंदर हो गया तो हम ट्रांसमिशन को क्या कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। जो दूसरी न्यूज़ आती है, रिकोगनाइजिंग सेक्स वर्कर एज ए वर्कर। अभी इंडिया में क्या है, इलीगल है। कुछ एक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक्ट्स हैं, याद नहीं रखने हैं, बस आपको याद रखना है। ये आपके इमोरल ट्रैफिक एक्ट है, उसके बाद और भी है, ये ट्रैफिक इन वुमेन चाइल्ड एक्ट है। अब आपको कमेंट में जाके बताना है कौन सा एडिट आर्टिकल है जो ट्रैफिकिंग के लिए या फिर फोर्स लेबर के लिए है। वो मैं आपको हिंट देता हूँ, फंडामेंटल राइट के अंदर कोई आर्टिकल है, आपको कमेंट में बताना है। मैं बता सकता हूँ पर मैं आपको चीज़ें आप जाके एटलीस्ट पढ़ें, आपको याद रहे। तो ये एक्ट क्या बोलते हैं, मैं आपको जिस बताता हूँ, ये एक्ट क्या बोलते हैं,
अगर कोई भी चीज़ है, वो चीज़ों में क्या है कि वो, मैं क्या बताऊँ आपको कैसे, कोई भी चीज़ है अगर वो मतलब वो इलीगल है सोसाइटी में, सॉरी, इलीगल है सोसाइटी में, फ़ोन आ गया था साइड में, उस पर ध्यान चला गया था, सोसाइटी में इलीगल है अगर उस आप काम को करते हो। ये क्या है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो भी चीज़ें सेक्स वर्कर है, इलीगल है हमारे सोसाइटी में। तो इन पे जो कोई भी फॉर्मेशन पॉलिसी बनती है, लाइक मैन के लिए, वुमेन के लिए, ट्रांसजेंडर को भी लीगलाइज किया है, उनको भी अब आने लगा है, तो इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बन पाती, या फिर फोर्स लेबर हो, या फिर वेजेस लेबर हो, वेजेस कोड बिल होंगे, क्योंकि वो लेबर के लिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी वालों के लिए, पर इनके लिए कोई नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर क्या है, ये इलीगल है। तो इसी वजह से यही बात इसमें बोली गई है कि पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई स्कीम नहीं चलाई, इवन पीडीएस में इनका नाम नहीं है, चीज़ों में इनका नाम नहीं है, तो इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है। सेक्स वर्कर जो है इसे मॉरल रॉन्ग, मतलब तरह से ये गवर्नमेंट क्या मानती है, इनके साथ क्या है, इनको ज़बरदस्ती इस व्यापार में लाया गया है, इस वर्किंग में इनको लाया गया है, इनकी कोई आना नहीं चाहते थे, इनको ज़बरदस्ती लाया गया है, तो इसलिए गवर्नमेंट इनको रिकोगनाइजेशन नहीं दी है, ये वॉलेंट्री नहीं है, ठीक है ना, ये मतलब फोर्स किए गए हैं इस चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि इन्हें क्या किया गया है कि एंटर इनटू द सेक्स वर्कर मतलब इनवॉलंटरी है, इन्हें ज़बरदस्ती इस चीज़ में लाया गया है, तो रेस्क्यू एंड द रिहेबिलिटेशन समटाइम इवन विदाउट देयर कंसर्न, तो ऐसे किया जाता है, माइनर गर्ल को इसके अंदर लाया जाता है, इसी गवर्नमेंट की व्यू चल रहा है, तो ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, रेस्पेक्टेबल वुमेन एंड द नॉन रेस्पेक्टेबल वुमेन में एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए, देर इज़ वॉट लीड टू, ये क्या बोलता है कि देखो, किसी किसी खुद इच्छा होती है, किसी किसी की इच्छा नहीं, क्योंकि एक ऐसा काम है, आपको पैसे मिल जाते हैं, ये वो सब चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, तो आपको क्लासिफिकेशन होना चाहिए कौन फोर्सफुली है, कौन नॉन फोर्सफुली है, ठीक है ना, तो उसके अंदर वुमेन, ठीक है, नॉट नॉन रेस्पेक्टिव और रेस्पेक्टेबल है। दिस व्यू द बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सेक्स वर्कर इज द इजी वर्क, ठीक है ना, दैट नो वन विल बी शुड मतलब चूज इन द मतलब प्रैक्टिस इट, मतलब कि किसी क्या है डस दे, मतलब कि सारी घुमा फिरा के एक ही बात है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, इन्हें ज़बरदस्ती इस व्यापार में लाया गया है, तो इसलिए इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्रिमिनलाइज भी किया हुआ है चीज़ों को इंडिया के अंदर, की क्रिमिनलाइज चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेक्स वर्कर इज़ मोर प्रोनी टू द वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और हेरसमेंट, यही कारण है, देखो आपको गवर्नमेंट ने ही नेगलेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने ही आपको इलीगल बता दिया, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हेरसमेंट होता है, आपका वायलेशन होता है, या कुछ भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसमें भी मत, तो वो कंप्लेन क्या करेंगे, वो ये कंप्लेन करेंगे, मैं सेक्स वर्कर हूँ, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हैरेसमेंट हुआ, प्लीज़ कंप्लेन नोट कर लो, ऐसे नहीं होगा, वो कंप्लेन नोट नहीं करेगी पुलिस, क्योंकि वो इलीगल है, पुलिस उल्टा उसको पकड़ लेगी। तो यही चीज़ है कि अगर उनको, उनके साथ जो चीज़ें होती हैं, हैरेसमेंट होता है, इलीगल चीज़ होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको, वो यही कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिकोगनाइजेशन नहीं दे रखा उनको, ये भी एक कारण है कि उनके पास फिर लाइफ चूज़ करने का अधिकार नहीं है, कि राइट टू लाइफ में आपका राइट टू जो आपको प्रोफेशन है वो चूज़ कर सकते हो, तो वो भी इनके पास अधिकार नहीं है। इट ऑल्सो नो एजेंसी ऑफ द सेक्स वर्कर टू फाइट अगेंस्ट द मतलब ट्रैफिकिंग, कोई एजेंसी भी नहीं है जो सेक्स वर्कर, चलो आपने बोला ट्रैफिकिंग से आती है, इधर उधर लाया जाता है चीज़ों में, ये वो सब चीज़ें हैं, अगर आपको पता लगा ये इसको मतलब इस यहाँ से यहाँ लाया गया है, ट्रैफिक किया गया है, ठीक है ना, एटलीस्ट कोई एजेंसी हो जो उस पर वर्क करे उसको रोकने के लिए, वो अगर पुलिस को पता लगता है, पुलिस उल्टा उसका हैरेस करती है, तो ये सारी चीज़ है, फेल हो जाते हैं रिकोगनाइज करने से, दैट मैनी वुमेन आर विलिंग एंट्री इनटू द एग्रीमेंट विद ये ट्रैफिकर्स एंड सम टाइम दे जस्ट सीक ए बेटर लाइफ, ठीक है ना, एज चूज बाय देम, एविडेंस शो दैट मैनी जो वुमेन है चूज करती हैं रिमेन इन द सेक्स वर्कर, ठीक है, वो रहना चाहती हैं, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी टू लीव आफ्टर रिहेबिलिटेशन बाय द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर कुछ वर्कर ऐसी भी रहना चाहती है, तो इस पर एक कमेटी बनती है, जस्टिस वर्मा कमीशन, वो क्या बोलती है, वुमेन हु आर ट्रैफिक फॉर ए कॉमर्शियल सेक्स, जो एक्सप्लाइटेशन हुआ, एडल्ट है कोई भी, कैन मतलब कंसेंट होना चाहिए वुमेन का, हु आर सेक्स वर्कर ऑफ देयर ओन, और की मतलब कि, ठीक है ना, वॉलेशन मतलब रहना चाहती है, नहीं, वही सारी चीज़ें पहले उनसे पूछो, वी मस्ट रिकोगनाइज सेक्स वर्कर, हमें रिकोगनाइज करना चाहिए, ठीक है, सेक्स वर्कर एज ए वर्क एंड स्टॉप आवर सेल्फ फॉर असाइनिंग द जो चीज़ है मॉरलिटी टू देयर वर्क, तो ये करना चाहिए, और उनसे पूछना भी चाहिए कि क्योंकि आपको रहना या बाहर आना है, आपको बाहर आना है तो आपको रिहेबिलिटेशन उसमें भेजा जाएगा, मतलब कि हाउस में आपको रिहेबिलिट किया जाएगा, चीज़ों को समझा जाएगा, आपको ठीक किया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन फ्यूचर, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें। सेक्स वर्कर हैव द राइट टू अर्न बाय प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विसेज लाइफ विद डिग्निटी एंड रिमेन फ्री फ्रॉम वायलेंस, एक्सप्लॉइटेशन, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, जो सोसाइटी में है उससे फ्री उनको करना है। जुडिशरी इज मूविंग इन द मतलब कि एक तरह से उस डायरेक्शन में काम करे, रिकोगनाइज सेक्स वर्कर राइट टू लाइफ, जुडिशरी को एक मूव लेना चाहिए और बोलना चाहिए, जैसे ट्रांसजेंडर के लिए बिल लेके आए थे,
और भी चीज़ें थी, वो ऊपर बिल लेके आए थे आपको 377 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया था। ठीक है, तो ऐसे ही उनके लिए, सॉरी, सेक्स वर्कर के लिए आगे आना चाहिए। आपका बुद्धदेव आपका कर्मशकर है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ओपन किया था, सेक्स वर्कर हैज़ अ राइट टू डिग्निटी। पार्लियामेंट को आगे आना चाहिए, मस्ट ऑल्सो टेक ए रीलुक, एक बार सोचना चाहिए विक्टिम रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन नैरेटिव के ऊपर कि हम कर सकते हैं, किसी को करना है तो सेक्स वर्कर को एक तरीके से आप वर्कर घोषित करो। इसके लिए मैंने एक आंसर राइटिंग किया है, मैंने निकाला है कि क्या कंडीशन है सेक्स वर्क की कोविड की वजह से। मैंने एक पर्सनल नोट्स से अंदर से, ये मेरे नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ पोषण अभियान ये सब पढ़ाने वाला हूँ इन नोट्स से, अगर ये नोट्स है मैंने इसमें भी सेक्स वर्कर को ऐड किया है एक टॉपिक, तो मैं आपको बताऊँ कोविड की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या उनको फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आपको इस नोट्स की मतलब इन नोट्स की आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस फ्री के लिए एक आंसर राइटिंग, वो आपको वहाँ डेली आंसर राइटिंग करनी है, वो फिर उसके बाद एनालाइज किया जाता है कैसा आपने लिखा, आपको डेली एक आंसर क्वेश्चन उस पर मिलता है रिलेटेड टू करंट, रिलेटेड टू बेसिक, फ्री के क्वेश्चन वहाँ पे सब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद इनिशिएटिव क्या है, छोटा सा इनिशिएटिव, इतना बड़ा नहीं है। तो पोषण अभियान है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ यहाँ से। और सेकंड थिंग, आपको जो नेशनल कमीशन है ऑन द मतलब कि इंडियन न्यूट्रिशन चैलेंज, वो कमीशन किसके अंडर में आती है, पोषण अभियान 0.2.0 क्या है, उसके बाद सिटीजनशिप आगे आएगा, वो बताऊंगा क्या सी ए का जो है। फिर एनआरसी और एनपीआर में क्या अंतर होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ उस चीज़ से। और दूसरा जो टॉपिक बताने वाला हूँ अपेडा और ट्राइफेड, इनके बारे में बताऊँगा, अपेडा और ट्राइफेड क्या है। और दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू आपका इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद पीवीटीजी जो ग्रुप है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैंने ये नहीं यार ट्राइब्स का ऐड किया है कि ट्राइब्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि सोशल वर्कर मतलब सेक्स वर्कर को तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि पहली बार रिकोगनाइज नहीं है ये, तो गवर्नमेंट इनके लिए क्या काम करेगी। तो हम आते हैं अपने हिंदू पर, लास्ट में इससे बताऊंगा आपको हिंदू पे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट ने जो बीजेपी के जेपी नड्डा है जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने बोला है हम 1 लाख हेल्थ वॉल्टियर को मतलब ट्रेन करेंगे आने वाली थर्ड वेव को देखते हुए कि वॉल्टियर ट्रेन हो जाए। उसके बाद जो न्यूज़ आती है न्यू आई टी रूल, ठीक है, ये ट्रैकल करने के लिए मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ऐसे जो रविशंकर प्रसाद का इंटरव्यू था तो उन्होंने बोला है इसके अंदर कि जो ट्रैकल करने के लिए मिस यूज़ करना सोशल मीडिया को, ना कि लोगों की प्राइवेसी को प्रॉब्लम करना। तो इनके कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ जो जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया सोशल मीडिया क्या, एक तरह से आप एम्प्लॉय को मतलब कि जेल भिजवा दोगे अगर उन्होंने रिलेटेड कॉज नहीं किया। तो वो बोलता है सेक्शन 4 जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नीड टू बी अपॉइंटेड चीफ कंप्लेन, एक ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। चीफ कंप्लेन ऑफिसर क्या होगा, ये नोडल जो मिनिस्ट्री होगी उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है थ्रेट और सिक्योरिटी की, तो मिनिस्ट्री इस आदमी से बोलेगी, ये आदमी चेक करके इनको रिपोर्ट ला के देगा। तो ये एक चीफ कंप्लेन ऑफिसर होगा, एक नोडल कंप्लेन ऑफिसर होगा जो हम लोगों की जब शिकायत करेंगे तो वो सुनेगा और विद इन 15 डेज में ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। ये सारी चीज़ है। तो ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपके 3 पार्टी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब जो मैंने आपको 3 बताया ना, 3 आदमी होंगे, तो वो पोर्टल, फिर ऊपर से एक कमेटी, उसके ऊपर मिनिस्ट्री वाइज चीज़ों को सुना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब अगर ये आप है इंटरमीडिएट, इसने ऑलरेडी हैव अज्यूमिंग दैट दे वर नॉट फॉलो द ड्यूटी, मतलब कि आपकी डिलीजेंसी, ये कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट हैव रिमूव मतलब कि डिसेबल द, मतलब 24 आवर्स के अंदर आपको बताना होगा कंप्लीट पे क्या किया आपने, क्या नहीं किया, और 15 दिन में आपको सॉल्व करनी होगी। 24 घंटे में आपको रिस्पॉन्स देना होगा। अगर आपको कंप्लेन करी आपने फेसबुक के खिलाफ, तो 24 घंटे में उसको रिस्पॉन्स देना होगा और 15 दिन में रिसॉल्व करनी होगी कंप्लेन। बहुत सारी कंपनी ने इल्ज़ाम लगाया कि मतलब कि ये क्या कर रहे हैं कि इशू क्या, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया इमेज ख़राब हो जाएगी इस तरीके से। तो ये क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, इंडिया की इमेज ख़राब इस चीज़ से नहीं होगी। हमने जो है अगेंस्ट द मिस यूज़ ना हो इस चीज़ के, इसलिए हम लेके आए हैं। क्योंकि जो ग्रीवेंस जो रेसिडेंट ऑफिसर होगा वो भी पब्लिक के लिए होगा, ठीक है ना। और वो जो ऑफिसर होगा, जो नोडल ऑफिसर होगा, या फिर चीफ जो ग्रीवेंस कमिश्नर होगा, उसका जो घर होगा इंडिया में होगा, तो एम्प्लॉय भी जनरेट होगा। फिर यूपीएससी टाइप का कोई एग्जाम नहीं रखेंगे उसको अपॉइंट करने को, कंपनी अपनी एम्प्लॉय को मतलब कि अपॉइंट कर सकती है जो इंडिया में रहता हो, जिसका इंडिया में घर हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि हम ऐसा किसी को मतलब हैरेस नहीं कर रहे हैं कि उस चीज़ को रोकें। उन्होंने बोला प्राइवेसी कंसर्न है, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वाले मैसेज होंगे, हम उनको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहने होंगे। अगर कोई ऐसा मैसेज है जो गॉन वायरल हो रहा है, उससे मॉब लिंचिंग या
कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टेररिज्म कुछ हो रहा है या पोर्नोग्राफी ये वो सब चल रहा है, तो उस चीज़ को हमें रोकने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए हमें कानून लेके आया। उसका सुप्रीम कोर्ट भी खुद बोल चुका है कि प्राइवेसी कंसर्न ठीक है, पर तब तक ठीक है कोई टेररिस्ट का कोई ऑर्गेनाइजेशन ना वर्क कर रही हो, क्रिमिनल कोई चीज़ ना चल रही हो, करप्शन ना हो रहा हो, या फिर कोई पोर्नोग्राफी ना शो की जा रही हो, तब तक ठीक है, जब तक नॉर्मल है। उसके बाद जब चीज़ें जाएंगी उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये चीज़ लेके आए। जैसे अभी रिसेंटली देखा गया था, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कंपनी थी वो, उसने फेसबुक से डाटा लेके फिर लोगों को मतलब कुछ किया था उसने, तो डाटा की चोरी भी हुई थी। ये सारी बात इन्होंने की है। तो ये सारी बात है कि आप इसमें कुछ पॉइंट ले सकते हैं जो आपको मेंस में लिखने के लिए काम आ जाएंगे, और मैंने आपको चीज़ बता दी। फिर आता है NPR। NPR स्लिप वैलिड फॉर द लॉन्ग टर्म वीज़ा ऑफ MHA। जो NPR है पॉपुलर रजिस्ट्री, जो अभी क्या है, जो CA बिल है उससे क्या है, 3 देशों से आए माइनॉरिटी वाले, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग। कौन कौन माइनॉरिटी के? आपके हो गए हिंदू, हो गए सिख, हो गए जैन, हो गए पारसी, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। अगर इन 3 कंट्री से 2014 से पहले इंडिया में आ गए हैं तो उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो कहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाएगा? वो NPR में, पॉपुलेशन रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड किया जाएगा, सिटीजनशिप दी जाएगी। तो वो क्या, उनको रजिस्टर्ड कर दिया गया है जो लोग आए हैं। तो हम पढ़ेंगे NPR और NPA में अंतर क्या है, कि NPR ही पहली बार नहीं हो रहा है अभी, इससे पहले भी 2010 में हो चुका है, जो अपडेट किया गया था 2015 में। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि आपको मतलब कि इनकॉर्पोरेट टू चेंज ड्यू टू द बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, थोड़ी सी चेक किया जाता है क्योंकि लोग मर जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो अब सिटीजनशिप दी जाएगी उनको, NPR के अंदर भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो हम NRC NPR इसका मतलब पढ़ेंगे, CA बिल क्या है वो पढ़ेंगे। कि देखो वुमेन दलित जो प्रधान थी यूपी इंसर्ट किया गया बाय द लोकल से, गलत चीज़ है। देखो वो एक डेमोक्रेटिक पद पे है, आप बोल सकते हैं ये भी एक लोकल पंचायत का एक बहुत बड़ा पद होता है, कि बिल्कुल ग्रास रूट पे जो काम करता है, ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान, उसको आप हैरस कर रहे हो कि इस चीज़ अभी तक ये चीज़ जिंदा है। तो आप देख सकते हो गलत चीज़ है, सोसाइटी में एक गलत मैसेज इस चीज़ से जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है उड़ीसा की, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर गैदर्स हैं, मेनली क्या ट्राइब्स हैं, जो PVTG ट्राइब्स हैं उड़ीसा के अंदर, सबसे ज़्यादा जो PVTG ट्राइब है उड़ीसा के अंदर रहते हैं वो ट्राइब्स हैं। उनको बहुत प्रॉब्लम में हो गया कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड उनके अंदर फैल गया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वही सारी प्रॉब्लम्स है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जो टेरिफिड है मतलब कि टेरिफिड है, जो प्रमोट करना चाहिए वनधन विकास जो केंद्र होते हैं। ये वनधन विकास केंद्र क्या होते हैं, जो वन से आप चीज़ें लेके आते हो ना, इन केंद्रों पे जाके सेल करते हो। जैसे आपने हनी लेके आए वो वन से, या कोई चीज़ उन्होंने लकड़ी की बनाई या कोई भी चीज़ डेवलप की, जैसे देखा बैम्बू ने उन्होंने पानी की बॉटल बनाई थी, ऐसी चीज़ें वो डेवलप करके वो इन विकास केंद्र पे लेके आता है। ये किसकी स्कीम है? ये आपकी टेरिफेड की स्कीम है। इसके नाम है ट्राइबल कॉपरेशन मार्केट डेवलपमेंट फेडरल ऑफ इंडिया है। तो ठीक है ना, ये इनकी स्कीम है। तो ये डेवलप करके किस पे लेके इन केंद्रों पे लेके है। यहाँ से आप ऑनलाइन बेसिस पे या फिर वो एक एग्जीबिशन टाइप लगाता है, आप जाके खरीद सकते हैं। तो इनसे इनका विकास होता है, इन्हें पैसा मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। तो आपको मैं अलग से बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है उनके साथ। मैंने अभी दिखाया आपको नोट्स में ट्राइबलों के साथ। दूसरी न्यूज आती है, श्रीलंका ने एक रिकवर किया है ब्लैक बॉक्स फॉर ए शिप, जो उसके आसपास से शिप निकलती हैं। जो अभी क्या हुआ, श्रीलंका के एक शिप निकली सिंगापुर की, उसका नाम इसमें दिया गया। देखो एक शिप का नाम था, क्या था, MV एक्सप्रेस पिरल करके नाम था उसका। ठीक है ना, तो वो पास से निकली और उसने कई ट्रिलियन के आसपास क्या कहते हैं वहाँ पे पेट्रोलियम लीक कर दिया, वो पलट गई थी शायद, तो पेट्रोलियम लीक हो गया, तो उसकी फर्जाइल एरिया है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उसने एक ब्लैक बॉक्स तैयार करेगा, जो भी आसपास से उसके मतलब कि शिप जाया करेगी, जो मूवमेंट हुआ करेगा, ठीक है ना, तो वो उसको मतलब कम्युनिकेट किया करेगा कि शिप निकल रही है आपके पास से, तो उसने वॉच रखा करेगा कि ये कुछ गंदगी तो करके नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो चीज़ों में तो उसके लिए ब्लैक बॉक्स आपको याद रखना है। तो एक ब्लैक बॉक्स क्या है, एक तरीके से उन्होंने तैयार किया है। इतनी ही न्यूज़ थी जो हिंदू से रिलेटेड थी। अब मैं आता हूँ अपने बेसिक नोट्स पर। पहली जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। जो हमारे कमी है, ऐसे आपको स्टंटिंग की या फिर वेस्टिंग की, ठीक है ना, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई थी। जैसे देखो आपके स्टंटिंग, आपको वेस्टिंग, स्टंटिंग क्या होता है कि उम्र के हिसाब से आपका जो हाइट कम रह जाना, ठीक है, बोने बोल सकते हो। इसमें क्या है कि आपकी लंबाई के हिसाब से आपका वेट कम रह जाना, ठीक है। अमीनिया तो आप जानते ही हो, कमी हो जाती है शरीर के अंदर, ठीक है ना, ये। और लैक्टेटिंग मतलब कि इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना, ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना था। और इसमें पोषण भी आएगा, मतलब कि न्यूट्रिशन। तो इनका टारगेट था कि स्टंटिंग ऐसे कि वेस्टिंग और न्यूट्रिशन को हर साल मतलब 2% कम करना है, हर साल 2% कम करना है, ठीक है ना। टोटल 6% अंटिल 2022 तक इन्हें कितना करना था, कितना परसेंट, 6% टोटल इनका करना था अमंग द चिल्ड्रन, जो 1 से लेकर 5 साल तक के होते हैं, 2-2%
हर साल, और फिर उसके बाद पर अमीनिया 3% हर साल करना था, तो टोटल 9% करना था 2022 तक अमंग चिल्ड्रन या एडोलेसेंट गर्ल होती है छोटी या प्रेग्नेंट वुमेन, उसके अंदर से लैक्टेटिंग मदर दूध पिलाती माँ के अंदर से। ये सबके टारगेट 2-2% थे, और इसका टारगेट जो अमीनिया का था, ये कितना टारगेट था, 3% का इसका टारगेट था। टारगेट क्या था मिशन का, टोटली क्या करना था, जो स्टंटिंग अमंग द चिल्ड्रन एज ग्रुप 0 to 6 में 38% से कम करके 25% आसपास उसको करना था 2022 तक। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर था। फिर मैं आ जाता हूँ, क्या था, नीति आयोग ने रिलीज़ की थी रिपोर्ट, पोषण अभियान एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, सजेशन दिया था, प्रोग्राम मस्ट बी स्टेप अप टू मीट, उसको और बढ़ाना चाहिए जो जो मीट कर पाए, ये तीनों चीज़ कम हो जाए। अब इसमें आपके ग्रेजुएट किया गया, पोषण प्लस स्ट्रेटेजी लेके आया कि और स्पीड से प्रोग्राम चले। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, और का NHM जो प्रोग्राम है, डिलीवरी मैकेनिज्म के इसके अंदर रखा गया, और कैन हेल्प टू, मतलब कि एविट 60% ऑफ टोटल स्टार्टिंग केस इन इंडिया। ऐसा बोला जाता है जितने केस पूरे वर्ल्ड में आते हैं वो 60% इंडिया के अंदर आते हैं। पोषण अभियान के अंदर किसको कवर किया था, चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग दूध पिलाती माँ को। लॉन्च 2018 में किया गया था। स्पेसिफिक टारगेट सेट किए थे 2022 तक, ये टारगेट फुलफिल करने हैं, हर साल 2-2% चीज़ें कम करनी है, और फिर ये टारगेट 2022 तक पूरे करने हैं। बैकग्राउंड क्या था, मोर देन थर्ड ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द 5 फेसिंग स्टंटिंग और वेस्टिंग, ठीक है ना, तीसरा बच्चा, हर तीसरा बच्चा भारत में फेस करता है, 5 में से 3 बच्चे जो बच्चे होते हैं वो फेस करते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब लंबाई के हिसाब से आपकी हाइट कम रह जाना, ठीक, सॉरी, उम्र के हिसाब से आपकी हाइट कम रह जाना, और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कम रह जाना। तो ठीक है, 40% एज, जो एजेड बिटवीन 1 and 4 है, वो अमीनिया का शिकार है, 4 में से ये सब करके। तो 50% और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और अदर वुमेन है फाउंड अमीनिया उनके अंदर मिलता है। ऐसा किसने बताया, नेशनल फैमिली जो सर्वे आया था 2016 में रिलीज हुआ था, चौथा सर्वे, उसमें बताया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, एक सेकंड मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, नेशनल कमीशन ऑन द इंडियन जो न्यूट्रिशन चैलेंजेस है अंडर पोषण अभियान। तो ये एक मीटिंग इन्होंने चलाई थी, इंडियन नेशनल चैलेंजेस अंडर पोषण अभियान। तो ये क्या है, ये क्या सेटअप किया अंडर पोषण अभियान के अंदर, ये सेटअप किया गया है। द काउंसिल है ये, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन, इसको बनाया गया है। जो NCN के हेड है वो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, वो इसके हेड है। प्रोवाइड करता है डायरेक्शन टू एड्रेस द न्यूट्रिशन चैलेंजेस इन द कंट्री एंड रिव्यू द प्रोग्राम। नेशनल लेवल पे इसको कोऑर्डिनेशन करता है चीज़ों के साथ। इसमें मतलब नियर अबाउट इसमें 200 मिलियन लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक से, 200 मिलियन लोन से वर्ल्ड बैंक से प्रोवाइड किया गया है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ, पेंडेमिक स्टार्ट हो गया तो चीज़ें और बेकार हो गई कंडीशन। 2022 तक जो हम टारगेट हमने फिक्स किए थे वो शायद कभी हम पूरे ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने गवर्नमेंट इसको बूस्ट करने के लिए मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया कि इफेक्टिव डिलीवरी हो जाए, आउटरीच हो जाए, आउटकम अच्छा है। यूनियन बजट मतलब कि इसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए, पोषण अभियान के लिए पैसा देना स्टार्ट किया कि अच्छे समय से कर पाए, और इसे इंटेंसिफाइड बनाया गया स्ट्रेटेजी को टू इम्प्रूव हो जाए न्यूट्रिशन है एक एटलीस्ट जो अक्रॉस 122 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या, जो बहुत ही पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उनको एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उनको उसमें चूज़ किया गया, कुछ उसके क्राइटेरिया हैं चूज़ करने के। तो 112 डिस्ट्रिक्ट है, तो इनको कवर किया गया यूनियन बजट में। अब यही कि माल न्यूट्रिशन आपको कम करना है, चीज़ों का पोषण अभियान के अंदर स्ट्रेंथ करना है न्यूट्रिशन को, अच्छी डिलीवरी देनी है लोगों को, डेवलपिंग प्रैक्टिस करनी है नेचर हेल्थ एंड वेल्थ के साथ, ये सब। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ये एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है स्कीम्स है। आंगनवाड़ी सर्विस, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, मदर के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए है, ये कुछ पैसा दिया गया है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आप याद रखोगे। दूसरा आता है आपका CA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये आया था, ये लोकसभा में 2019 में पास हुआ था। और इस बिल के अंदर क्या है कि मतलब इतने डेट पे पास हुआ था, रूल क्या मैंडेटरी था फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी न्यू अमेंडमेंट लॉ नॉर्मली फेम विद इन द 6 मंथ और द इनेक्टमेंट। थोड़ा लंबा समय लगता है, पर आप देखो कितनी जल्दी पास हो गया लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और एक्ट भी बन गया। ये क्या, ये सीम करता है, अगर ये अमेंडमेंट किया गया, तो अमेंडमेंट किस चीज़ में अमेंडमेंट किया गया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। जो सिटीजनशिप आपका अमेंडमेंट आपका एक्ट है दो 1955, वो प्रोवाइड करता है वेरियस वे ऑफ आपको सिटीजनशिप एक्वायर करने में। इट प्रोवाइड द सिटीजनशिप बाय बर्थ जो इंडिया में मिलती है, डिसेंट, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया। तो आपको बताना है जो CA के अंदर दी जा रही है वो किस टाइप की आपको सिटीजनशिप मिलेगी, आपको बताना है कमेंट में जाके।
ऑब्जेक्टिव क्या है सीए का? टू ग्रांट करता है, जो मैंने आपको बता दिया, 6 कम्युनिटी हैं जो 3 देश से वो आई हैं, उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुकी हैं, जो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फेस करती थी, जो इंडिया में आ गए तो उनको मिल जाएगा। एक्ट प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI ऑफ ए सर्टेन ग्राउंड। देखो, सिटीजनशिप एक्ट में चेंज किया गया 1955 में, तो एक तो ये किया गया था, और एक OCI जो मतलब कोई सर्टेन ग्राउंड पे कोई अब रजिस्ट्रेशन, जो OCI होल्डर है, ओवरसीज सिटीजन कार्ड जो बना हुआ है ना, ठीक है ना, उसको भी कुछ चेंजेस उसमें भी किए गए थे साथ में। ये अलग है थोड़ा, ये अलग है, इससे अलग है, CA से अलग है, तो दोनों को साथ में किया गया था, क्योंकि अमेंडमेंट तो पूरा ही होगा ना CA। तो उसमें दो चीज़ की गई थी, एक तो इनको वो दी गई थी क्या नाम, नागरिकता, और ये भी चेंज किया गया था, OCI के रूल भी चेंज किए गए थे थोड़े से। द एक्ट डज नॉट अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम के अंदर, आसाम के अंदर, मेघालय के अंदर, बिकॉज बीइंग इंक्लूडिंग द 6 शेड्यूल, जो 6 शेड्यूल के अंदर आती हैं, तो आपको पता लग गया 6 शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट आती है। त्रिपुरा आती है, मिजोरम आती है, असम आती है, ये सारी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो एरिया जो फॉल करते हैं अंदर किसके, आपका लिमिटेड नोटिफाइड एरिया, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप वो भी बोल सकते हैं, क्या नाम, याद मेरे दिमाग से निकल गया, इस एक्ट को क्या बोलते हैं, जो आपको मतलब, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजो उसमें मणिपुर, और आपका मिजोरम के अंदर ये है, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट इन जो बॉर्डरिंग स्टेट में, इनमें लागू नहीं होगी। इनर लाइन परमिट को अभी ये नाम दिया गया, पहले पर ये अंग्रेजों के टाइम पे लाया गया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन इसे बोलते हैं। इशू क्या है सराउंडिंग द लॉ? इशू यही है कि एक तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन पे इशू बता रहे हैं कि आपने एक रिलीजन वाइज लोगों को डिवाइड किया है, सबको नहीं दिया है, ये सारा इशू आ रहा है। फिर इलीगल माइग्रेंट का इशू आ सकता है। फिर आर्टिकल 14 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है राइट टू इक्वलिटी की, और आपने मुस्लिम को और भी कम्युनिटी, जूइस को और भी कम्युनिटी को छोड़ छोड़ दिया। ये अटैम्प्ट करता है न्यूट्रलाइज करने का सिटीजनशिप ऑफ इलीगल माइग्रेंट इन इंडिया, वो भी आ सकता है। इट ऑल्सो अलाउ कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन वायलेटिंग एनी लॉ। ठीक है ना, अगर आप वायलेट करते हो, हाँ, कोई भी लॉ को, वाइड ग्राउंड डेट में बी कवर रेंज ऑफ द वायलेशन इंक्लूडिंग अ माइनर ऑफेंसिव, अगर आप वो भी करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आते हैं NPR और NRC और NPR। ये क्या, होम मिनिस्ट्री ने फ्लोटेड किया आइडिया वन नेशन वन कार्ड बनाने का, तो एसेट किया है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लेकर आ जाएगा NRC, वुड भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरी कंट्री में। इन द सेम एड्रेस ऑल्सो हाईलाइटेड द आइडिया ऑफ, मतलब कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री। जैसे NRC कराया गया, तो एक NPR भी कराया जाएगा, कि आप NPR क्या होता है, कि इट ऑल्सो मतलब कि क्या, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट द आधार कार्ड। सो लेट्स अस अंडरस्टैंड अबाउट द नेशनल, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड आधार कार्ड। आप ये क्या चीज़ क्या बोल रहे हैं, जैसे आप NRP कराने वाले हैं, NRC आपने करा लिया, आधार कार्ड आप लेके आ गए, तो ये सब चीज़ डिफरेंस क्या है? सब चीज़ सेम ही है। जब आधार कार्ड उसी को दिया जाएगा जो इंडिया में रह रहा होगा, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन भी उसी का होगा जो इंडिया का नागरिक होगा, तो अब पॉपुलेशन रजिस्ट्री भी वही है, तो अंतर क्या रह गया? अंतर मैं बताता हूँ। पॉपुलेशन रजिस्ट्री क्या, ये एक ऐसी रजिस्ट्री है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर निकालता है, एक डाटा बेस मेंटेन करने के लिए। जनरली डाटा होता है, सेंसक्स कमीशन ऑफ इंडिया इसको करती है, अब किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। ये मतलब कि रजिस्ट्री क्या है, यूजुअली रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया में रह रहे हैं लोग, चाहे लोकल में, सब डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल लेवल पे कहीं भी रहते हैं, चाहे कोई भी लोग हैं। NPR बीइंग प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजन एक्ट 1955 के अंदर, एक तो इसके अंदर, और एक सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन इशू बाय द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003 के अंदर, ये चीज़ें प्रिपेयर, उसके अंदर से पावर मिलती है प्रिपेयर करने की, यूजली रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना। सेक्शन 14 क्या बोलता है, ये सारी चीज़ें बोलता है जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। इसमें चीज़ें क्या है मैं आपको बता दूँ। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यूजली रेसिडेंट कौन होता है इंडिया के, या तो कोई भी आदमी, कोई भी आदमी है तो 6 महीने से पहले से कहीं पे रह रहा है, या 6 महीने बाद रहने वाला है। जैसे मैं 6 महीने से रह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं भी काउंट होऊंगा। अगर मैं यहाँ पे आया और मैं 6 महीने तक रहना चाहता हूँ तो मैं भी काउंट होऊंगा। ये सारी है। अब इसमें क्वेश्चन होता है सिटीजन होंगे या फॉरनर होंगे। अनलाइक द NRC में क्या होता है, जो इंडिया का सिटीजन होगा ना वही रजिस्टर्ड किया जाएगा। पर NPR में क्या है, NPR में दोनों को रजिस्टर्ड रिकॉर्ड रखा जाएगा, दोनों का, चाहे वो फॉरेन स्टे कर रहा हो, इंडिया में 6 महीने तक रहना चाहता हो, या 6 महीने से रह रहा हो, उसको भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। NRC में जो होता है वो ओनली सिटीजन के लिए होती है, जैसे अभी आप देखें ना आसाम में हुई थी,
उसमें बहुत सारे लोग बाहर निकाल दिए गए। अगर NPR कराएंगे तो सबको काउंट किया जाएगा, वो बहुत साल से रह रहे हैं। तो बायोमेट्रिक NPR में क्या डाटाबेस लिया जाएगा, डेमोग्राफिक फिगर ली जाएगी, कहाँ पे आप रह रहे हो, एक बायोमेट्रिक डिटेल भी आपकी ली जाएगी। सीडिंग विद आधार कार्ड, इसको द गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान टू सीडिंग विद आधार कार्ड डाटा, आधार के साथ जोड़ना चाहती है कि अपडेट हो जाए NPR कि लोग कहाँ पे रह रहे हैं, किसका आधार कार्ड कहाँ पे है। अपडेट करने के लिए यही है कि अलॉन्ग विद आधार कार्ड नंबर विल बी बिकम द मदर डाटाबेस, एक डाटा तैयार हो जाएगा, कैन बी यूज टू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिशियरी को स्कीम लानी होगी तो पता लग जाएगा यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, इनके लिए ऐसा काम करें। ड्रॉबैक क्या है, बैकड्रॉप क्या है इसके, वही है कि फर्स्ट कलेक्टिंग 2010 अलॉन्ग विद द हाउस लिस्टिंग फेज, जब 2011 का सेंसिक्स हुआ उसके साथ साथ NPR भी कराया गया। 2015 में इसे अपडेट भी किया गया डोर टू डोर जाके सर्वे करा के। तो अर्लियर रोल आउट NPR हैज़ बीन स्लो डाउन ड्यू टू द ओवरलैपिंग विद आधार कार्ड। अब आप NPR तो चल ही रहा था कंटिन्यूसली, तो आप बीच में आधार कार्ड लिया है कहीं से, तो इसका स्लो डाउन हो गया था। NPR इज अगेन टू बी कंडक्ट इन द मतलब कि कंजक्शन विद द हाउस लिस्टिंग फेज, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होना था। अभी इसको कैंसिल कर दिया गया, पेंडेमिक चल रहा है, तो घर कैसे जाएंगे, वही कोरोना फैलाएंगे। तो सेंसेक्स 2021 के साथ इसको होना था, इसको भी टाल दिया गया है 2022 तक के लिए सेंसेक्स को। आपका सेंसस जो कराना था, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको कराता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। ओनली आसाम इज नॉट इंक्लूडेड गिविंग द रिसेंटली कंप्लीटेड NRC, क्योंकि आसाम इसमें भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे NRC हुई है, उसके बाद में उसमें काउंट कर लेंगे। हाउ रजिस्टर्ड फॉर द NPR, आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मेट है, ऑनलाइन जाके स्टेट गवर्नमेंट लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी में, फोटोग्राफ, 10 फिंगर बायोमेट्रिक आपके लिया जाएगा, ये आपको पढ़ नहीं सकते, कैंप लगा के कुछ भी करा के, या फिर डोर टू डोर सर्वे करा सकते हैं। यूजली रेसिडेंट क्या होंगे, हु आर अबव 5 ईयर और 5 साल से बड़ा है, वो अटेंड कर सकता है एनरोलमेंट कैंप में जाके, बायोमेट्रिक अपनी चीज़ें दे सकता है और अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है। इफ़ द हाउस होल्ड इज नॉट बीइंग कवरिंग ड्यूरिंग 2011 सेंसिक्स में कवर नहीं है, इफ़ द इंडिविजुअल हैज चेंज द रेसिडेंट्स आफ्टर 2011 सेंसिक्स उसने चेंज किया, देन दे will have to fill up the another फॉर्म प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिसर। अगर आपने अपना रेसिडेंट चेंज किया है 2011 के बाद में, तो आपको एक गवर्नमेंट एक अलग फॉर्म प्रोवाइड करेगी, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा, उसमें वेरीफाइड करना पड़ेगा बाय द अथॉरिटी, वो वेरीफाइड करेगी। इंडिविजुअल बायोमेट्रिक डिटेल विल बी कैप्चर ड्यूरिंग द नेक्स्ट राउंड ऑफ बायोमेट्रिक कैंप। उसमें कैंप अगर किसी ने चेंज किया है प्लेस 2011 से बाद में चेंज किया, तो उनको एक अगला फॉर्म भरना पड़ेगा। 2 कैंप लगाए जाएंगे, मतलब इन द लोकल एरिया कैंप लगाए, इफ एनी इंडिविजुअल मिसिंग द फर्स्ट कैंप, तो दूसरे कैंप में जाके आप कर सकते हैं। इन द केस ऑफ सेकंड कैंप इज आल्सो मिस, द गवर्नमेंट विल अलाउ इनरोल एट द कैंप डेट वुड बी सेट अप सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, वहाँ पे लगेगा, कोई भी तारीख को लगेगा, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट क्या है, जो मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट चीज़ों के लिए कुछ स्कीम इम्प्लीमेंट करनी होगी, कोई इम्प्रूविंग प्लानिंग बनानी होगी, सिक्योरिटी ऑफ इस कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डाटाबेस वुड कंटेन अ डेमोग्राफिक एज वेल एज बायोमेट्रिक, आपकी डेमोग्राफिक फिगर भी होगी, कहाँ पे कितने लोग हैं, और बायोमेट्रिक भी होगी, तो मेंटेन कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वेलफेयर स्कीम लाइक मनरेगा चलाने के लिए अपडेट कर सकते हैं। NPR विल बी हेल्प, ये हेल्प करेगा ट्रैकिंग क्रिमिनलाइज एक्टिविटी के लिए, फिर बेटर प्लानिंग एग्जीक्यूट करेगा गवर्नमेंट स्कीम को। NPR लिंक विद द बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक डिटेल इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, ठीक है ना, दस मेकिंग द कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस फॉर रेसिडेंट्स। अब आपने पता कर लिया NPR में तो सभी रजिस्टर्ड हो गए, NPR में देखो सब रजिस्टर्ड हो गए, फिर NRC हुआ, NRC में सिटीजन जाएंगे ओनली, तो फिर इसमें इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएंगे, फॉरेन आ जाएंगे, ये फॉरेन बाहर के लोग इंडिया में है कितने हैं, तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे वो। तो दोनों चीज़ में अगर वो NPR में हुए, चलो सब होंगे इसमें, NRC में तो नहीं होंगे ना, तो टोटल पता लग जाएगा कितने बाहर के लोग यहाँ पे हैं। अब कनेक्टेड बिटवीन द NPR और आधार, जो डाटा कलेक्शन NPR में विल बी सेंड टू, जो NPR विल बी सेंड टू आपका UDI को डाटा भेजेगा फॉर द आपका डीडुप्लीफिकेशन और इशू, मतलब आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा ना, तो NPR UID को वेरिफिकेशन के डाटा भेजेगा, ये बताओ ये आदमी यही है क्या, जिसने फिंगरप्रिंट दिया, अपने अपना आधार नंबर दिया। तो ये सो NPR विल कंटेन द 3 एलिमेंट ऑफ द डाटा, एक डेमोग्राफिक डाटा, एक बायोमेट्रिक डाटा, और एक आधार का UID नंबर। पर्सन हु हैव रजिस्टर्ड अंडर आधार स्टिल हैव हैज़ टू रजिस्टर्ड अंडर द NPR, अगर किसी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है तो NPR में उसको रजिस्टर्ड होना है। NPR सर्टेन प्रोसेस लाइक द कलेक्शन ऑफ द डाटा टू डोर जाके कर सकते हैं, कोई भी पर्सन अथॉरिटी को वो दे सकते हैं, ठेका वेक्का दे देते हैं, सोशल ऑडिट हो सकता है चीज़ों का, ये सारी चीज़ें। अब सेंसेक्स क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट किया जाता है कि मतलब कि चीज़ों का, ठीक है ना, ये आपका डिकेडनली किया जाता है, मतलब 10 साल में एक बार, 10 साल में किया जाता है।
आपका डिसेनियली की ज़्यादा सेंसेक ये मतलब कि रेस्ट विद ऑफिस जो ऑफिस होता है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसेक्स कमिश्नर जो होता है इंडिया का जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर कंडक्ट जो सेंसस इंडिया में किया जाता है गाइड बाय द सेंसेक्स एक्ट 1948 है वो है। जो एनपीआर इज एक्सरसाइज डिफरेंट फॉर्म, ये डिफरेंट फॉर्म में करता है सेंसेक्स से, नॉट लाइक द एनआरसी की जैसा भी नहीं है, मैंने आपको बताया। क्योंकि जो पर्पस है एनपीआर का ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स है, कहाँ पे लोग कितने लोग रह रहे हैं, चाहे विदेश के हों चाहे इंडिया के हों, डिफाइन करता है पर्सन हु रिसाइडेड in the local area past 6 year or more or the pupil who intending residing in their next season, यहाँ पे रहने वाला है 6 महीने, ये 6 महीने से रह रहा है, ये बस पता करता है कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। एनआरसी क्या करता है, इंडिया के सिटीजन कौन है, ये सारी स्कीम है। अब पढ़ाऊंगा अपेडा और ट्राइफेड के बारे में। अपेडा क्या है, एक तरह से एग्रीकल्चर आपका प्रोसेस फूड प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये स्टैब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग फूड, जो आपका एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 में उसको बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आती है। सबसे बड़ी बात यही है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड को ये क्या करती है, एक्सपोर्ट, मतलब जो भी ऐसे आपने अंगूर लगाया, एग्रीकल्चर कोई चीज़ लगाई आपने, उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट करने में। क्या आपके नॉर्म्स है, इंटरनेशनल नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं, फाइटो और सैनिटरी बोलते हैं वो सारे फॉलो करने हैं, तो वो क्या क्या आपको फॉलो करने हैं, तो वो सबका ध्यान रखती है, आपको प्रोवाइड करती है स्किल कैसे आपको करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आती है, ना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। फंक्शन वही होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन करने में, मतलब कि डेवलपमेंट करने में, शेड्यूल प्रोडक्ट जैसे फ्रूट वेजिटेबल, आपको कुछ भी, ये आपके जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर होता है, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, फिर यही सब बिस्किट बिस्किट बेकरी बेकरी, ये चीज़ें बाहर भेजनी है आपको, ठीक है। जो काइंड्स ऑफ एल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज भेजने हैं, दालें वाले भेजनी है, तो इन सब चीज़ों को हेल्प करती है, मॉनिटरिंग करती है इम्पोर्ट करने में। ये मॉनिटर करती है इम्पोर्ट ऑफ शुगर को भी, यही देखती है कैसे बाहर जाएगी। इंडस्ट्री रिलेटेड मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ों को यही देती है। जिसमें मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो सब्सिडी भी स्कीम प्रोवाइड की जाती है कि आप एक्सपोर्ट अपने बढ़ाने के लिए उनको सब्सिडीज़ भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ है। अब कंपोजिशन क्या है पेड का, इसके चेयरमैन को होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग एडवाइज़र होते हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्स ऑफिसियो होते हैं, इसके होते हैं। और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके अंदर किए जाते हैं, हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के अंदर के, वन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा से होते हैं। 8 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बकवास चीज़ है। कंपोजिशन इतनी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थोड़ी है। तो आपको बस याद रखना है काम क्या करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। 7 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये कहाँ कहाँ से अपॉइंट करोगे मेंबर, तो ये 12 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो ये हमें कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। तो हमें, मैंने आपको क्या बताया किस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं आपको ट्राइफेड बताने वाला था, उसके साथ मैंने अपेडा पढ़ा दिया आपको। तो ये क्या है, ट्राइबल आपकी कॉपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट आपकी फेडरेशन ऑफ इंडिया है ट्राइफेड। ये एग्जिस्ट मतलब कि बनाया गया था, मतलब कि 1987 में इसको बनाया गया था। एक नेशनल लेवल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल की, जो फंक्शन करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर भी ये आती है। इसका जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, एंड हैज़ बीन नेटवर्किंग 13 रीजनल ऑफिस भी हैं, क्योंकि देखो न्यू दिल्ली में कहाँ ट्राइब्स है, अब उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इधर के साइड तो ट्राइब्स होंगे, तो वहाँ पे इसके रीजनल ऑफिस भी बनाए गए हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या है कि सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट करना है ट्राइबल कम्युनिटी का, वो कैसे, मैंने बताया ना विकास वंदन योजना, मतलब कि केंद्र बना रही है, विकास वंदन केंद्र है कि वहाँ पे जो भी आपकी ट्राइबल जो भी चीज़ बनाते हैं, फॉरेस्ट से लेके आते हैं या हाथों से बनाते हैं, वहाँ पे एग्जीबिट की जाती है, बेची जाती है, ऑनलाइन भी बेचा जाता है। तो उस टाइप की उनको प्रमोशन करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ट्राइब्स का, उसके लिए है। जैसे वो मेटल्स के क्राफ्ट बनाते हैं, ट्राइबल टेक्सटाइल होते हैं, पॉटरी होती है, पेंटिंग होती है, वो डेवलप करते हैं, तो उनको क्या करती है, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो मेजर पोर्शन ऑफ द इनकम वहीं से आता है, तो उसको क्या फैसिलिटेट करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है ट्राइबल को कि वो अच्छे से कर पाएँ इस चीज़ को। अप्रोच क्या है कि इसकी ट्राइफेड की, एम करती है एम्पावर करना है ट्राइबल पीपल, एक्नॉलेज क्या है उनको, टूल और पूल ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, औजार भी देना है और उनको इन्फॉर्मेशन भी देनी है पूल करके, ठीक है ना। तो ये सिस्टमेटिक नहीं है, साइंटिफिक मैनर में उनको करना है। उससे क्या होगा कि अगर देखो अकेला ट्राइब होगा तो नहीं कर पाएगा, इनकी कोशिश ये रहती है बिल्ड करना है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है ट्राइब्स के अंदर, कि बहुत सारे मिल जाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लो, ठीक है ना, चीज़ों को मतलब बहुत सारी चीज़ अच्छे से करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप सारे ग्रुप बना के करोगे तो एक बहुत अच्छे से आपको क्या मिलेगा कि योगदान मिलेगा, चीज़ ज़्यादा बनेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी चीज़ें आएंगी। अकेला अकेला क्या करोगे, ये सारी चीज़ में हेल्प करती है। तो सारा काम क्या है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। फंक्शन क्या है, यही जो माइनर फॉरेस्ट आपके प्रोड्यूस होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, डेवलपमेंट होता है, या फिर रिटेल मार्केट और डेवलपमेंट होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखती है जो ट्राइब से रिलेटेड है। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है,
कोई इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द ट्राइब्स यही है। जो छोटी छोटी चीज़ें चुग चुगा के लाते हैं वो माइनर चीज़ें, वही इनका लाइवलीहुड है। जो नॉन फूड आइटम फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, नॉन फूड प्रोडक्ट है, जैसे क्या हो सकते हैं आपके, जैसे आपके बैम्बू से बनाना, कोई बैम्बू भी अब ट्री में नहीं आता है, वुड में नहीं आता। फिर केन हो गया, फोडर हो गया, लीव्स हो गया, गम्स हो गया, वैक्स लेके आते हैं वो माल के छत्ते में से निकाल के, हनी हो गया, कुछ भी हो सकता है। फूड लाइक नट्स हो गए, वाइल्ड फ्रूट्स हो गए, ठीक है, वो सब चीज़ें माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो नो सॉरी नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जो वुड नहीं है, पेड़ थोड़ी कटवाएंगे, अभी तो पेड़ काटने लगेंगे। तो क्या है, इसमें सभी इंक्लूड है। और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, जो टिम्बर मतलब वुड नहीं है, वो सारे इसके अंदर ऐड किए गए। तो माइनर में आपको वुड का कहीं पे मेंशन किया जाए कि इसमें के अंदर से कौन सा माइनर फॉरेस्ट आपका जो प्रोड्यूस है, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है। अगर कोई लकड़ी का हुआ तो उसको आप मत करना। फिर उसके बाद क्या, माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है प्रोवाइड बाय द, मतलब कि सब्सटेंस में कैश मिलता है इन चीज़ों, सामान को बेचते हैं, कोई हनी बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, तो इनको तो पैसे मिलते हैं। दे फॉर्म द मेजर पोर्शन, कहाँ पे, फ्रूट्स के, फ्रूट्स आपके फूड में, जो फूड उगाते हैं उसमें से आप बिकते हैं, फ्रूट्स उगा के लाते हैं। मेडिसिन बनाते हैं, उनको मेडिसिन की पता है कैसे कैसे बननी है, तो वहाँ से उनको इनकम ज़्यादा होती है, कैश ज़्यादा मिलता है। जो MFP है, सिग्निफिकेंस इकोनॉमी है, सोशल वैल्यू है ऑफ द फॉरेस्ट की, मतलब कि ठीक है, 100 मिलियन ऑफ पीपल विल ड्राइव करते हैं देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फ्रॉम द कलेक्टिंग मार्केटिंग माइनर फॉरेस्ट, जो आपके प्रोड्यूसर है। रिपोर्टिंग नेशनल कमेटी ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2011 में ये आपकी एक कमेटी बनाई गई थी, इसने रिपोर्ट किया था कि 100 मिलियन के आसपास, 10 करोड़ के आसपास जो लोग ड्राइव करते हैं इन चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं MPF। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, MPF स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद द वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। अब क्या करते हैं कि वुमेन ज़्यादा इन चीज़ों पे काम करते हैं, कोई कुछ बना के ला रही है, कोई कुछ बना के ला रही है, वुमेन ज़्यादा उस चीज़ पे काम करती है। तो वुमेन को एक एम्पावरमेंट करने के लिए चीज़ें अच्छी हैं, और चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों को। फिर वही है कि कहाँ से इनको, मतलब चीज़ों पे क्या है कि अप्रूव द गवर्नमेंट ने क्या करती है, इनको डिसाइडेड किया हुआ है, स्कीम चलाई हुई है। मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग माइनर फॉर आपके फॉरेस्ट जो आपके प्रोड्यूस है, थ्रू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो मिनिमम सप्लाई प्राइस गवर्नमेंट देती है कि इनकी इनकम चलती रहे, तो MSP भी इनको दिया जाता है। स्कीम डिफरेंट डिफरेंट स्कीम होती है इनके लिए, जिस पे MSP इनको दिया जाता है। तो वही सारी चीज़ है। रिटेलर मार्केट डेवलपमेंट क्या है कि ट्राइफेड के एम है टू इम्प्रूव करना लाइवलीहुड ऑफ द tribe community, create a sustainable market and creating a business opportunity for the tribal people। उसमें इन्वॉल्व है एक्सपोर्टिंग, मतलब कि एक्सप्लोरिंग करना मार्केटिंग पॉसिबिलिटी को, वहाँ पे कोई बढ़ जाए, मार्केटिंग ट्राइबल प्रोड्यूस सस्टेनेबल बेसिस पे वो चीज़ों को चलाया जाए। और नेटवर्क ऑफ 30 जो रीजनल ऑफिस है अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सोर्स ऑफ जो है ट्राइबल आपका प्रोडक्ट का, फॉर मार्केटिंग थ्रू द रिटेलर मार्केट में उसके लेके है ट्राइब्स इंडिया आउटलेट बनाए जाएंगे। ट्राइब्स इंडिया एटला उसको मार्केटिंग एक्सेस प्रोवाइड करवाना है, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, नेचुरल फूड प्रोडक्ट जो होंगे वहाँ पे होंगे, और चीज़ें बहुत अच्छी बिकती हैं, लोगों का अट्रैक्शन होता है इन सब चीज़। जो ट्राइबल के आर्टिशियन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है जो इनके साथ काम करती हैं, NGO जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं ट्राइबल के, उनको एक गाइड किया जाएगा, ठीक है ना। जो ट्राइफेड है मतलब उन्हें एज पर द गाइडलाइन उस चीज़ों को सप्लाई किया जाएगा। फिर वही सारी चीज़ों को ना उनका डेवलपमेंट करना है एक तरीके से। 30 ओनर जो शोरूम्स हैं, 8 मतलब कि अभी कंसाइनमेंट शोरूम्स है, इज एसोसिएटेड विद द स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग द ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स। आपने बहुत जगह शोरूम वोरूम में भी देखा होगा, वो ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स को देखा होगा। फिर ये इम्पैक्ट क्या पड़ा है ट्राइबल का इस कोविड की वजह से, एक तो मतलब लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड शेल्टर, क्योंकि इनके बीच में बीमारी फैल गई। ये काम करते थे शेल्टर, फूड और वाटर का, इसका इम्पैक्ट पड़ गया है, वो नहीं जा पा रहे हैं चीज़ों को करने। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके इलाके में, कोई हॉस्पिटल तो होता नहीं है, वो तो बेचारे जंगलों में रहते हैं, तो उसका प्रॉब्लम टू एक्सेस द PDS। अब जब उनका खाने के लिए नहीं है, लाइवलीहुड चली गई, शेल्टर चले गया, लोग खरीद नहीं रहे हैं ना, जो चीज़ें बंद पड़ी हैं लोग खरीदेंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा। बीमारी होगी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से भी गए। अब पैसा नहीं होगा तो PDS स्कीम उनके पास तो है नहीं, उनके पास तो राशन कार्ड नहीं है, तो ये भी सारी प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट कि जो उनके पास जो कलेक्शन सीजन में जो होता था, तो लॉस हो गया फॉरेस्ट प्रोडक्ट का। द मेजर चैलेंज फेस बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन वॉज द कलेक्शन, यूज एंड सेल ऑफ, बेचना कलेक्शन करना उन्होंने बहुत फेस किया। कोई बीमार पड़ गया तो नहीं जा पाया, अब लेके भी कोई आ गया, किसी ने बना भी लिया तो बेचे कहाँ, सब मार्केट बंद है। ये सारी चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने अराउंड 100 मिलियन फॉरेस्ट जो डेवलप डिपेंड ऑन द जो इस पर डिपेंडेंट रहते हैं, माइनर फॉरेस्ट पे जो प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर फूड शेल्टर मेडिसिन, हैव कैश विद देम, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ को चेक किया गया है, इनको रोल रिकॉर्ड किया गया है, चीज़ों को काम किया गया।
अब गवर्नमेंट ने कौन सा मतलब कि इंटरवेंशन किया है टू रिसॉल्व करने सिचुएशन को, तो गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया है जो MSP दिया जाता था इनको, इसको रिवाइज़ किया है कि गवर्नमेंट इनको MSP प्रोवाइड करेगी। और ठीक है, FRA मतलब फेयर रिटेलर जो प्राइस है, जो टाइटल दिया गया है कि होल्डर टू एंटाइटेड टू एडिशनल 50 डेज ऑफ वर्क अंडर द एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम, जो गारंटीड स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इनके लिए चलाई गई है, 50 दिन का उनको काम दिया जाएगा उसके अंदर। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, सॉरी है मैं कुछ और बताया, फेयर मुझे वो याद आ गया था क्योंकि ऊपर MSP था ना, फेयर प्राइस वाला याद है, मैंने यार ठीक नहीं बैठ रहा। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है टाइटल जिनको मिला हुआ है उसकी भी कंडीशन है किन किन को फॉरेस्ट राइट का एक्ट में अंदर राइट दिया जाएगा। तो उसके अंदर जिस आदमी को मिला हुआ है उसको 15 डेज का क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम दिया जाएगा। अब हाउ फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटी आर ब्रेविंग मतलब कि ब्रेविंग द पेंडेमिक, तो ये सारी चीज़ें हैं कि केस स्टडी डॉक्यूमेंट किया गया। The local community and the gram sabha is better understand the local complexity क्या है वहाँ पे, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है डीलिंग करती है क्राइसिस के साथ कोविड-19 में। इन ईच विलेज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, मेंबर आइडेंटिफाई किया फैमिली को जिसको प्रॉब्लम है, स्टार्विंग मतलब कुछ प्रॉब्लम, भुखमरी, इन सब चीज़ों शिकार कर रही है, इनकम या राशन का, उन सब देखा गया। होलिस्टिक कोविड-19 गवर्नेंस प्लान लेके आया, ग्राम सभा को इंक्रीज किया गया, लोकल फॉरेस्ट जो वेस्ट फूड सिक्योरिटी होती है उस सब चीज़ को देखने के लिए। फिर यूज़ ऑफ द लोकल नॉलेज, जो लोकल नॉलेज के यूजर्स को यूज़ करते हैं उनको ठीक किया गया। वे फॉरवर्ड में आप पढ़ना, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होंगी सारी, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। फिर मैं आपको थोड़ा PVTG ग्रुप के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यही लोग हैं जो ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जो वर्नेबल हैं। ये एक तो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स के अंदर भी जो उनसे भी वर्नेबल है, मतलब जो ट्राइब्स है इसके अंदर भी और भी जो बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसी कम्युनिटी है बिल्कुल वर्नेबल कंडीशन पे आ गई है, ख़त्म हो जाएंगी अगर इनको देखा नहीं गया। तो ये वो लोग हैं, तो यही वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। ट्राइब्स तो सभी होते हैं, कोई भी हो सकता है ट्राइब्स, वो फॉरेस्ट ड्वेलर तो ट्राइब्स भी हो सकते हैं, पर ये उनके अंदर भी जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनको भी कोविड से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पहुंचा है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ, जो अंडमान के थे आपके, जो आइलैंड है आपका अंडमान, वहाँ पे रहते हैं लिटिल अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज और आपके जारावास, इन्हें बहुत इम्पैक्ट पहुंचा है इनके ऊपर कोविड की वजह से। डेथ हो गई है, ये बस कितने कितने बचे हुए हैं, 50 लोग, 200 लोग, 300 लोग, ऐसे इनकी मतलब पॉपुलेशन बची हुई है। उसके बाद भी कोविड इनके बीच में आ गया तो क्या होगा, इनको बचाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास बहुत चीज़ ऐसी है जो इनकी बस पूरी दुनिया से अलग है इनके पास। तो वो सारी चीज़ें PVTG ग्रुप क्या मोर वर्नरेबल है किसके बीच में, आपके ट्राइबल जो ग्रुप है उसमें भी ज़्यादा वर्नरेबल जो कम्युनिटी है उसको इसके अंदर रखा गया है। ये डिक्लाइन कर रही है, स्टेगनेंट हो गई है पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है इनके पास, एग्रीकल्चर के जो लेवल है मतलब वो पुराने वाले काल पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, जनरली क्या इनहेबिटेड होता है रिमोट लोकेटेड एरिया में, मतलब हैविंग द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट वहाँ पे कुछ नहीं है, तो रिमोट एरिया अपने आप में बस आइडेंटिफाई रखते हैं। तो इन सब कम्युनिटी को, ट्राइब्स के अंदर ऐसी कम्युनिटी को ढूंढने के लिए जो मोर वनरेबल हो, तो एक कमेटी बनाई गई थी 1973 में, ठीक है ना। तो आपके देवभर कमेटी थी उसका नाम, उसने प्रिवेंटिव ट्राइबल, ठीक है ना, क्रिएट किया था। क्या क्रिएट किया था उसने, प्रिवेंटिव ट्राइबल ग्रुप सेपरेट किया था, कैटेगरी ट्राइबल के अंदर से एक सेपरेट कैटेगरी बनाई थी PTG ग्रुप को, उसको नाम दिया गया। 1975 में क्या किया गया, उसको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड किया, आइडेंटिफाई किया। जब इसकी रिपोर्ट इन्होंने रख दी तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, चीज़ों को इनिशिएट किया कि मोस्ट वर्नरेबल जो ट्राइब्स है, ग्रुप्स है, वो सेपरेट किए गए किसके अंदर से, और उनको नाम दिया गया PVTG। इन्होंने तो बनाया था PTG, इन्होंने PVTG बनाया गवर्नमेंट ने जब आइडेंटिफाई किया, एंड डिक्लेयर किया 52 कम्युनिटी को, मतलब 52 जो सच ऐसे ग्रुप्स हैं उनको डिक्लेयर किया। 993 में क्या गया, 23 और ऐड इसके अंदर और ऐड किए गए, जो अब टोटल कितने हो गए, 75 हो गए। 18 स्टेट है, यानी कि पूरे इंडिया में नहीं है, 18 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी, बताइए आपका अंडमान निकोबार में होंगे इन द कंट्री, जो 2011 सेंसस के हिसाब से है। अमंग द 75 आप लिस्टेड, जो हाईएस्ट नंबर कहाँ रहते हैं, उड़ीसा के अंदर, जो मैंने अभी आपको हेडलाइन बताई थी। उसके बाद कहाँ रहते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में रहते हैं। तो आपको याद रखना है, इसमें 18 स्टेट में आते हैं, एक यूनियन टेरिटरी में आता है जो अंडमान निकोबार है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर है, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो 2006 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो PTG ग्रुप था उसको नाम PVTG ग्रुप रख दिया था। सॉरी, जब नहीं किया था, बाद में किया, 2006 के अंदर किया। अब स्कीम फॉर द डेवलपमेंट क्या है, मैंने आपको बताई थी कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री इनके लिए काम करती है, इनके लिए डिफरेंट स्कीम चलती है। पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप की अलग स्कीम होती है डेवलपमेंट इनके लिए, ठीक है ना। बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं, जैसे आप कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट, एनुअल प्लान आर प्रिपेयर फॉर द ईच स्टेट एंड यूटी प्रोग्राम चलाया जाता है। फिर इनके लिए थोड़ा मतलब PVTG ग्रुप को अंडर द स्कीम ऑफ स्पेशल
सेंट्रल जो असिस्टेंट प्रोवाइड करता है स्टेट को ट्राइबल्स के लिए, उनके लिए अलग प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और भी बहुत सारी है, वो उनकी वुमेंस के लिए है। लो जो लिटरेसी है डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम है। कुछ क्राइटेरिया है जो पीवीटीजी ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप में सेलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरिया। अगर एक तो ट्राइब होने चाहिए, तो पक्का ही होने चाहिए, उसके अंदर भी आपको चूज़ करना है वर्नेबल कौन से आएंगे। तो एक प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ट्राइब्स में भी प्री एग्रीकल्चर उनसे भी पुराना हो, स्टेगनेंट हो, उनकी पॉपुलेशन उस ग्रुप की कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही हो, एक्सट्रीम लो मतलब कि लिटरेसी हो, और बैकवर्ड इकोनॉमी। ये कुछ 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं। इतनी ही थी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इस रिकॉर्डिंग पे। तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।